और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसके साथ ही मीनाक्षी नटराजन पर जो गाज गिरी थी उस पर कहीं पर से छूट नजर नहीं मिल रही है। आपको हम बता दें, जिस तरीके से उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सुनवाई चल रही थी उस पर कोई भी अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था और शीर्ष अदालत ने उनकी राज्यसभा उम्मीदवार रद्द कर दी थी और इसके मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। और सवाल यह है कि क्या नामांकन पत्र में एक जानकारी छूट जाना किसी उम्मीदवार को चुनावी दौड़ से बाहर करने के लिए पर्याप्त आधार है? ये बड़ा सवाल उठता है आज हर किसी के दिल में, हर किसी के जहन में यही सवाल है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती है और उम्मीदवार चुनाव याचिका के जरिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जब उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही हार जाए तब न्याय पाने का रास्ता कितना प्रभावी रह जाता है। दरअसल तेलंगाना के एक मामले की जानकारी नामांकन में नहीं देने के कारण मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या चुनावी नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला, और क्या यह फैसला भविष्य के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा संदेश है? यही आज की सबसे बड़ी चर्चा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ग्राफिक्स से माध्यम से समझा देते हैं कि क्या कुछ इस केस में अब तक निकल करके सामने आ रहा है। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा है वो बता रहे हैं आपको। अदालत के फैसले पर कोई निराशा नहीं है। तमाम जो है अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन उनका बड़ा सरल सा रिप्लाई आया है। लोकतंत्र के साथ जो हो रहा है वो सामने आया है। तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जो मीनाक्षी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। तो देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उनको वो उस पर अमल करती हुई नजर आ रही हैं। सीधा सिंपल सा वो रिप्लाई कर रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर वो प्रश्न उठाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन को जरूर वो घेरे में ले रही है। हमारी कोई दलील कमजोर नहीं पड़ी है। जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम बातें कोर्ट में रखी थी, तमाम दलीलें दी थी, 33A आर्टिकल का भी हवाला दिया था, उस पर वो कहती हुई नजर आ रही हैं। आपको हाईकोर्ट में जाने को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे और संगठन एकजुट है, लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। तमाम बातें जो हैं वो मीनाक्षी कह रही हैं। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। विजय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, मीनाक्षी का जो रुख है वो बिल्कुल साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ ले लिया है। देखिए मनीषा, यदि न्याय संगत बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने कांग्रेस की बिल्कुल दलील नहीं सुनी। यदि मीनाक्षी नटराजन का जो पक्ष देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं है, जिसका उल्लेख करना होता है फॉर्म 26 में। तो ऐसे में कानूनन देखा जाए तो जिस तरह से ये कांग्रेस ने जितने भी आरोप लगाए या जो मीनाक्षी नटराजन का जो केस की पैरवी कर रहे हैं राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा, चुनाव आयोग सत्येंद्र एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि तपोष पाल, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपोष पाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया, बिना कोई इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट किए वो हार गई हैं। ये सरासर गलत है। नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है। आप पहले प्रक्रिया को समझिए। फॉर्म 26 में जो भी चीजें दी जाती हैं वो तथ्य को देना पड़ता है। वहां पे इन्होंने जिस कंप्लेन का हवाला किया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पहले आप समझ लीजिए क्या है।
सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंघवी ने ये कहा है कि जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने ये उनकी जो है एक निजी शिकायत थी और उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस इशू किया और फिर एक सुनवाई हुई है, लेकिन कोई FIR नहीं हुआ है। इसी में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक सुनवाई हुई है और कोर्ट ने इशू किया नोटिस जारी किया है, उस नोटिस का नंबर इस फॉर्म 26 में होना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट को एक ग्राउंड मिला है और उसके लिए कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसकी सुनवाई हुई है। तो अगर ये सुनवाई हुई है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना ये हमारे साथ हमारे माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी उनकी तरफ भी चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से विजय जी जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहले गया था, जिसके बाद जब उन्हें क्लीन चिट मिली थी उसके बाद ही ये मामला सामने आया, या फिर उन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़ा, ये खबर को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा, शायद यही वजह थी कि इस मामले को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया था। विजय जी, अब देखिए, जो नियम कायदे कानून है चुनाव आयोग पर, तो आज की तारीख में चुनाव आयोग पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर है और उसके कामकाज के तौर तरीकों को भी लेकर वो कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच में भी मन में कई तरह की आशंकाएं रहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मामला है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को जो कोर्ट से नोटिस इशू हुई थी उस नोटिस का वो जवाब दे चुकी हैं। इसके बाद उनको कोई दोबारा समन या दोबारा कोई नोटिस मिली नहीं। फिर भी यदि निर्वाचन अधिकारी को लगता था कि इसकी जानकारी इसमें नहीं है तो उनको एक मौका दिया जा सकता था। झारखंड में अभी हुआ है कि एक प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी थे, अप्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा के समर्थक भी थे, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन फॉर्म में कई स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने उनको ये मौका दिया कि वो अपनी स्पेलिंग सुधार लें। तो यहाँ भी दिया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आपराधिक मामला है, ऐसा कुछ था कि जिसमें मीनाक्षी नटराजन को मुंह छुपाने की ज़रूरत थी या कांग्रेस को मुंह छुपाने की ज़रूरत थी। और अपने नोटिस में उनके जवाब में उन्होंने कहा है कि इस केस से उनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वे न इसमें जिम्मेदार हैं, न ये मौके पे थी, न इनको कुछ पता है और न ही उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल है। तो चुनाव आयोग ने बंगाल में जैसे किया, बिहार में जैसे किया, तो ये इसके पहले आपने देखा होगा चंडीगढ़ में भी एक मेयर के चुनाव में भी इस तरह का काम हो चुका है। तो चुनाव आयोग को थोड़ा लिबरल होना चाहिए और किसी के इशारे पे काम करने से बचना चाहिए। तपोष जी, यही सवाल आपसे रहेगा। तपोष जी, अगर आप हमसे जुड़े हैं, आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दूसरे राज्यों में अपना चुनाव की जो प्रक्रिया है बदली थी, वैसे ही यहां पर भी वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मामला आया तो वहां पर कार्यशैली बदल गई इलेक्शन कमीशन की? सुनवाई हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उसी का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई ऐसी सुनवाई आप हमें बता दीजिए हाई कोर्ट, निचले कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे कि आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट तक बात कैसे गई? अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो वो बात वहीं रुक जाती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये चीज नहीं चाही, तो इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। तमाम सवाल अब मीनाक्षी उठा रही हैं। अरे तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बोलने तो दीजिए, मैं उसी का तो आंसर दे रहा हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कोई ऐसा आप केस दिखा दीजिए आज तक का जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कैंसिल किया है और कोर्ट में आके वो अप्रूव हुआ है, कोई एक केस दिखा दीजिए। मनु सिंघवी नहीं लिखा पर ना रेफरेंस ले पर, क्योंकि इन्होंने जो एफिडेविट सबमिट किया था, एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, जिसमें कि आप अपने चाल अचल संपत्तियां सारी चीजें डिक्लेयर करती। इनकी जो संपत्तियों के डिटेल्स है वो भी गलत थे, तो पूरा का पूरा एफिडेविट गलत था। और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इंटायर एफिडेविट इज रॉन्ग, उसको फिर से किया जाना चाहिए और सब कुछ किया जाना चाहिए। ये जो क्लेम कर रही है ये बिल्कुल से गलत चीजों को, तथ्य को सामने रख रही है और ये गलत है। तो फिर नंबर 1। नंबर 2, आज 12 जून है, आज ही के दिन इंदिरा गांधी को प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था कि आपने इलीगल इलेक्शन के मामले में जो है आप उनको दोषी ठहराया था, अगर आपको याद होगा, और इलेक्शन में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था, जो आज ही
और एक चीज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये जो सोनिया गांधी थी, इन्होंने ये लिखा था अपने एफिडेविट में राज्यसभा में कि मैं ऑक्सफोर्ड से पास आउट हूँ, ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ठीक है तपोज जी, मैं सत्येंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, देखिए आप शुरू से इस खबर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप फील्ड पर हैं, ऑन ग्राउंड है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, कांग्रेस हलकों में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? देखिए मनीषा, बीजेपी तो अपनी सीधी सीधी जीत मान रही है। बीजेपी को कल जितने भी जो राज्यसभा उम्मीदवार थे तीनों मध्य प्रदेश से, तीनों को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया है। और अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की एक लापरवाही सबसे बड़ी देखने को मिली थी। वो लापरवाही ये थी कि छोटे से छोटा चुनाव होता है तो उसमें भी जो कैंडिडेट होता है वो अपना डेमी कैंडिडेट खड़ा करता है। लेकिन इस जो ये राज्यसभा उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, इनकी जगह पर किसी डमी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया गया। तो ये सबसे बड़ी इनकी जो लापरवाही थी ये इनको भारी पड़ गई। दूसरा, बात करें मीनाक्षी नटराजन की एफआईआर को लेकर, तो ऐसी कोई एफआईआर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ नहीं है जिसका उनको फॉर्म 26 में इनको जिक्र करना चाहिए था। तो इनके खिलाफ तो ये इनको सिर्फ एक जो तेलंगाना की प्रभारी थी, ये कांग्रेस की प्रभारी थी तेलंगाना राज्य की, तो उसका इनको ये दंड मिला है। जो वहां की न्यायालय थी, न्यायालय ने इनको नोटिस दिया था, उसका इन्होंने जवाब भी दे दिया था। तो कायदे से इलेक्शन कमीशन को इनकी बात को रखना चाहिए था और इनकी बात को सुनना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग को इनकी बात को तब तक पूरी रात तक ये इनको 2 घंटे का समय दिया था कि उसके बाद चुनाव आयोग कुछ फैसला देगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया। और आखिर में इनको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला दिया और कह दिया कि ये अगर इस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं या कोई फैसला देते हो तो ये एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। लिहाजा उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव आयोग की शरण लीजिए, चुनाव आयोग में जाइए, चुनाव आयोग से ही बात करिए। लेकिन सत्येंद्र, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तमाम दलीलें रखी गई थी, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तमाम दलीलों के बाद भी, हाँ एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि नामांकन का जो आखिरी समय था वो कल का था और शायद इस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ है, क्योंकि अगर ये दायरा और बढ़ता, समय अगर और बढ़ता तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी कि उनकी जो नामांकन है वो रद्द नहीं होती। देखिए मनीषा, इसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कल 11 तारीख थी, 11 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन था। तो ऐसे में ये पहले ही साफ हो चुका था कि जो बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट महेश केवट को उतारा था, तो उसी समय ये तय हो गया था कि कोई ना ये जो तीसरी सीट है राज्यसभा कांग्रेस के खाते की, वो भी बीजेपी जीत लेकर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से इनको क्रॉस वोटिंग और हॉर्स राइडिंग का डर था कि ये तीसरी सीट है वो बीजेपी हत्या लेगी, इसी के चलते इन्होंने अपने जो कांग्रेस के विधायक थे इनको कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी। और लेकिन फिर भी इन्होंने आरोप लगाया कि जो उनका विमान था उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, उसको उड़ने की परमिशन नहीं दी गई। और इधर इसके बाद अचानक ऐसा होता है कि इनके नामांकन रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाती है और इनका जो नोटिस था कोर्ट का वो लाके सामने पेश कर दिया जाता है और आखिर में इनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। और कांग्रेस बीजेपी के तीनों जो उम्मीदवार है, राज्यसभा उम्मीदवार, तीनों को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला है इस वक्त की छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।